Have we started the recording? Okay. रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग सेटिंग में देखिए रिकॉर्ड ऑन योर कंप्यूटर वाली सेटिंग में यूज करिए उसको. Yes, sir. Computer पे क्या? रिकॉर्ड ऑन कंप्यूटर नॉट ऑन क्लाउड. Yes, sir. Yes, sir. Computer पे क्या? Okay. A very good morning to everyone. We are beginning the chapter 1 remaining part of the session today. I hope everyone can see my file that I'm using to deliver this lecture. And we are beginning with we had finished income yesterday, and income के बाद we had finished a few more sections, subsections. We are beginning with subsection 26A. Beginning with subsection 26A, infrastructure capital company. An infrastructure capital company का मतलब ये होता है such company जो इन्वेस्टमेंट करती है by acquiring shares या by providing long term finance. लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का जो लोन प्रोवाइड करती है किसी भी एंटरप्राइज या किसी अंडरटेकिंग को जो कि ऐसे बिजनेस में एंगेज्ड है जो 80IA सेक्शन और 80IB सेक्शन में मेंशन्ड है, यानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए सेक्शंस बने हैं. और वो बिजनेस जो कि इन सेक्शंस में मेंशन्ड है, अगर वो अंडरटेकिंग उस बिजनेस को कर रही है या वो ऐसी अंडरटेकिंग है जो किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का मेंशन 80IB के सेक्शन में है, या वो एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग किसी ऐसे प्रोजेक्ट को कर रही है जो कि एक होटल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और कम से कम 3 स्टार कैटेगरी के होटल का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है. ये 3 स्टार की कैटेगरी जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्गीकृत किया गया हो, और या फिर वो एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है जो कि हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट है, जिस हॉस्पिटल में कम से कम 100 बेड हैं पेशेंट्स के लिए. तो यदि कोई ऐसी कंपनी है जो कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है या फिर शेयर्स एक्वायर कर लेती है उन कंपनियों के जो कंपनियां ये काम कर रही हैं, इस ऐसी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी कहा जाता है. अब आते हैं 26B पर. एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड का मतलब है ऐसा फंड जो कि एक ट्रस्ट डीड के तहत रजिस्टर किया गया है, यानी एक ट्रस्ट एग्रीमेंट बनाया गया है जिसको रजिस्टर किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत. और इस प्रकार से एक फंड को बनाया गया है, एक ट्रस्ट बना के, जिस ट्रस्ट की डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है. और ये जो फंड है इसकी जो स्थापना की गई है टू रेज मनीज बाय द ट्रस्टीज, इसलिए की गई है कि जो ट्रस्टी लोग हैं वो पैसा रेज करें. और क्यों रेज करें पैसा? फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स और प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्योंकि उनको ऐसी कंपनियों के शेयर एक्वायर करने हैं या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी लॉन्ग टर्म का लोन, लंबी अवधि का लोन देना है किसी भी एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग को जो कि उन्हीं सब बिजनेसेस में एंगेज है, जैसा कि 26A में मेंशन था.
यानी कोई 3 सितारा होटल या उससे बड़ा, या कोई 100 बेड वाला अस्पताल या उससे बड़ा अस्पताल, या फिर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसा कि 80IB सेक्शन में मेंशन्ड है, या कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि 80IA 80IB के सेक्शन 4 और सेक्शन 1 में मेंशन्ड है। यदि कोई ऐसा फंड है जो इस तरह से स्थापित हो गया है, उस फंड को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड। उस फंड को हम लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड। नाउ सबसेक्शन 28 कहता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होने के लिए हुआ है सेक्शन 1171 के तहत। सबसेक्शन 28A कहता है व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को डिफाइन करता है। जहां भी हम इंटरेस्ट वर्ड यूज करते हैं पूरे एक्ट में, वहां पर उसका मीनिंग यहां से ग्रहण होता है। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी इज बोरोड। इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट पेबल किसी भी प्रकार से कोई भी मनी जो बोरो किए गए हैं या कोई ऋण उठाया गया है, डेट इनकर्ड, और इस ऋण में डिपॉजिट या क्लेम या और कोई इसी तरह का अधिकार या दायित्व भी शामिल है डेट के रिलेशन में। कोई डेट टाइप का या ऋण टाइप का कोई ऑब्लिगेशन या राइट इसमें स्थापित है। एंड इट इंक्लूड्स एनी सर्विस फी, और उस ऋण को लेने के लिए या उस ऋण को चुकाने के संदर्भ में कोई सर्विस फी अगर लग रही है या कोई दूसरा चार्ज लग रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी इज बोरोड, जो पैसा बोरो किया गया था या जो डेट इनकर किया गया था, जो ऋण उठाया गया था, और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड, या कोई सर्विस फी या दूसरा चार्ज किसी क्रेडिट फैसिलिटी के संदर्भ में दिया जा रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है कि जहां पर माइनस में आपकी राशि रहती है किसी बैंक में या किसी इंस्टीट्यूशन में, यानी जितनी राशि आपके पास थी उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर ली है। इस तरह से नॉर्मली बिजनेस वालों को बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, ये देखते हुए कि कितना पैसा वो वापस आसानी से कर सकते हैं या कितनी उनको ऑपरेशनल पैसे की रिक्वायरमेंट है। यदि कोई क्रेडिट फैसिलिटी यानी लोन फैसिलिटी एक तरह से समझ लीजिए, जो रनिंग लोन फैसिलिटी हो सकती है, जिसको यूटिलाइज नहीं भी किया गया भले ही, लेकिन अगर उसको सर्विस फी उस पर कोई भी दी जा रही है तो वो सर्विस फी भी या दूसरा चार्ज भी इंटरेस्ट में शामिल होता है और उसको भी इंटरेस्ट ही माना जाता है। अब आ रहे हैं सबसेक्शन 28B पर। सबसेक्शन 28B इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और जहां पर भी शब्द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आता है उसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ a local authority or a company or a corporation established by a central, state or provincial act। कोई भी सरकारी कॉरपोरेशन या कोई भी सरकारी कंपनी या कोई भी सरकारी लोकल अथॉरिटी अगर एक डिवेंचर इशू करती है या कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू करती है पैसे लेके फॉर मनी, या उसके बिहाफ पे कोई और इशू करता है, तो उन डिवेंचर्स या उन सिक्योरिटीज पर जो भी इंटरेस्ट है उनको भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में गिना जाता है। सरकारी कंपनी होनी चाहिए। 28BB, इंश्योरर मीन्स एन इंश्योरर बीइंग एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर का मतलब है
एक भारतीय इंश्योरेंस कंपनी, जैसा कि इंश्योरेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का है, जिसे एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है उस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत। 28C की परिभाषा है जॉइंट कमिश्नर की। जॉइंट कमिश्नर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है एक जॉइंट डायरेक्टर होने के लिए, जॉइंट कमिश्नर होने के लिए, या कोई एडिशनल कमिश्नर होने के लिए 117 सेक्शन के तहत। जॉइंट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति जॉइंट डायरेक्टर के रूप में की गई है, या एडिशनल डायरेक्टर के रूप में, या एडिशनल डायरेक्टर होने के लिए की गई है 1171 सेक्शन के तहत इनकम टैक्स एक्ट के। सबसेक्शन 29 में ये कहा गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो मीनिंग है, वर्ड का मीनिंग जो है, इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से ग्रहण किया जा रहा है, जिसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा दी हुई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा ये है कि एक ऐसा कैपिटल एसेट की परिभाषा हम लोग ऊपर देख चुके हैं। एक ऐसा कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है। 29B शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा अलग से दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स a capital gain arising from the transfer of a long term capital asset। जब एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है, उससे जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है, वो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब आ जाते हैं परिभाषा पर, मैन्युफैक्चर वर्ड की परिभाषा। मैन्युफैक्चर विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस means a change in a non-living physical object or article or thing। मैन्युफैक्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाए या उसका कोई भी ग्रामेटिकल वेरिएशन हो, जो कि जैसे कोई कह सकता है प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चर, या किसी नई चीज को बनाना, किसी भी तरह से शब्द यूज किया जाए। मैन्युफैक्चर का मतलब होगा कि एक अजीवित चीज को बदलना, चेंज इन ए नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक भौतिक चीज, एक भौतिक वस्तु, आर्टिकल और थिंग, एक नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट, आर्टिकल और थिंग को चेंज कर देना, रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर्टिकल और थिंग इनटू अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और आर्टिकल और थिंग हैविंग अ डिफरेंट नेम, कैरेक्टर एंड यूज। जिसका रिजल्ट ये हो कि वो ऑब्जेक्ट, आर्टिकल या चीज जो है, कोई चीज, वस्तु या कोई भी सामान अगर बदल दिया जाता है इस प्रकार से कि एक नया और एक बिल्कुल अलग थलग, डिस्टिंक्ट यानी बिल्कुल अलग थलग ऑब्जेक्ट और आर्टिकल या चीज बन जाती है, जिसका भी अलग होता है, जिसका स्वभाव भी अलग होता है और जिसका इस्तेमाल भी अलग होता है। नेम, कैरेक्टर एंड यूज, तीनों चीज अगर अलग हो जाती हैं तो उस प्रक्रिया को हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। या फिर ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, या किसी बिल्कुल नई तरोताजा चीज को अस्तित्व में ले आना, या किसी आर्टिकल या चीज को अस्तित्व में ले आना, किसी वस्तु को अस्तित्व में ले आना, किसी नई चीज को, जिसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन या जिसका जो संगठित ढांचा है वो अलग होगा, दूसरों किसी चीज से ये जैसा नहीं होगा। तो यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, थिंग को हम बदल देते हैं, और दूसरी जो बात आ रही है, एक नई चीज को बनाने की बात भी आ रही है।
इसके बाद 29C है जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट को डिफाइन करता है. मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस द रेट ऑफ इनकम टैक्स. The rate of income tax, including surcharge on income tax, if any, applicable in relation to the highest slab of income in the case of an individual, association of persons, or as the case may be the body of individuals, as specified in the Finance Act. Maximum marginal rate जो है वो या तो BOI के लिए होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर AOP के लिए होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या इंडिविजुअल के लिए होता है, जिसमें जो भी हाईएस्ट स्लैब है, जो हाईएस्ट परसेंटेज है टैक्स का, जहां जो स्लैब का मतलब है जिस रेंज में जो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स का रेट लगाया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के, AOP के लिए या BOI के लिए, और रेट कहां कैसे लगाया जा रहा है? फाइनेंस एक्ट के द्वारा. रेट हमेशा फाइनेंस एक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है. तो वो जो रेट है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहलाता है. नाउ नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल 29D एक ऐसा नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल जिसको नेशनल टैक्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2005 के तहत गठित किया गया है. और एक है 30 में डिफाइन किया नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट ए रेसिडेंट. एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेसिडेंट नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 92, 93 एंड 168. इन 3 सेक्शनों में जो रेसिडेंट नहीं है वो भी नॉन रेसिडेंट है. और इसके अलावा जो धारा 6 की सब क्लॉज, सेक्शन 6 का जो क्लॉज 6 है या सब सेक्शन 6 है, उसमें भी किसी व्यक्ति को अगर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिफाइन भी किया गया है, तो वो जो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिफाइन किया गया 6 के द्वारा, वो भी नॉन रेसिडेंट की परिभाषा में शामिल हो जाएगा अगर वो सेक्शन 92, 93 और 168 के तहत डिफाइन किया गया नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट. मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा. नॉन रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो कि या तो रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट की परिभाषा सेक्शन 6 में दी हुई है, और सेक्शन 92, 93 और 168 के पर्पस से इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो कि एक नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट की परिभाषा में आता है सेक्शन 6 के तहत. तो जो सेक्शन 6 के तहत नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की परिभाषा में आता है वो केवल सेक्शन 92, 93 और 168 के लिए नॉन रेजिडेंट माना जा सकता है, लेकिन बाकी सेक्शंस के लिए रेजिडेंट नहीं माना जा सकता. और बाकी सेक्शंस के लिए जो नॉन रेजिडेंट है वो व्यक्ति है जो कि रेसिडेंट की परिभाषा में नहीं आता है सेक्शन 6 के तहत. अब आते हैं पर्सन की क्या डेफिनेशन है. 231 पर्सन जो कि काफी यूज किया जाएगा. पर्सन वर्ड सबसे ज्यादा एक तरह से एक्ट में यूज किया जाता है, तो इसलिए इसकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पर्सन की परिभाषा में शामिल है एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या कोई कंपनी, या कोई फर्म. फर्म की डेफिनेशन भी पहले दी जा चुकी है. या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे उसका इनकॉर्पोरेशन किया गया हो चाहे ना किया गया हो, यानी चाहे उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो चाहे ना किया गया हो. और एक लोकल अथॉरिटी, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लोकल अथॉरिटी है जो स्थानीय सरकारी अथॉरिटी होती है. एंड एवरी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, और प्रत्येक जो अस्वाभाविक जूरिडिकल पर्सन है, न्यायिक पर्सन है, यानी न्यायिक व्यवस्था में जो पर्सन माना जाता है, किसी भी न्यायिक व्यवस्था में जिसको पर्सन मान लिया गया, वो भी आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है जो कि
ऐसा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो कि ऊपर दिए गए 6 सब क्लॉजेज में शामिल नहीं भी किया गया हो, लेकिन उसको अलग से पर्सन माना जा सकता है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के पर्पज से एक एओपी या एक बीओआई या एक लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी जो ऊपर 5, 6 और 7 में जो चीज जो संस्थाएं मेंशन्ड है, जो कंसर्न्स मेंशन्ड है, दे शैल बी डीम्ड टू बी अ पर्सन, उनको एक पर्सन मान लिया जाएगा, whether or not such person or body or authority or juridical person was formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains. भले ही उनको जब उनका गठन किया गया था या जब उनका स्थापना की गई थी या जब उनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, तो जो उद्देश्य भले ही इनकम डिराइव करना या प्रॉफिट एंड गेन डिराइव करने का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य ना भी रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि वो इस उद्देश्य से बनाए गए हों कि उनको इनकम या प्रॉफिट्स या गेन्स डिराइव कर दें, लेकिन उससे वो पर्सन की डेफिनेशन से बाहर नहीं हो जाते। अब आते हैं 232 पर, पर्सन हु हैज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कंपनी के संदर्भ में, इन रिलेशन टू अ कंपनी, एक ऐसा पर्सन है जो कि बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का। ऐसे शेयर्स नहीं जिसपे कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता हो। शेयर्स नॉर्मली वो शेयर्स होते हैं, पब्लिक शेयर्स या नॉन पब्लिक शेयर्स, जिन पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो साल दर साल बदलता रहता है, वेदर विथ और विदाउट अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। चाहे प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट उन शेयर्स में ना भी हो, तो भी अगर ऐसे शेयर्स भी एक पर्सन ओन करता है, उसके मालिक, उसका मालिक है उन शेयर्स का, जो उसके बेनिफिट के लिए इशू किए गए हैं, जिनके पास वोटिंग पावर 20% से कम नहीं है, यानी कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर 20% से कम का वोटिंग पावर किसी व्यक्ति के पास है शेयर्स के वजह से, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि उस पर उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में। लेकिन अगर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर उसके शेयर्स रखते हैं, तो ये 232 के तहत he will be a person who has a substantial interest in the company. Now 233 में prescribed word को डिफाइन किया गया। prescribed का मतलब है जो रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया। जब भी हम कोई चीज प्रेस्क्राइब करते हैं, तो जो भी रूल्स के द्वारा मैंडेटरी किया गया है या जरूरी किया गया है, उसको हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। जैसे इनकम टैक्स रूल्स 19, जहां रूल्स की बात हो रही है तो इनकम टैक्स रूल्स 1962। 34 में कहा गया है, प्रीवियस ईयर को डिफाइन करते हुए, कि प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में डिफाइन कर दिया गया। वहां से हम वो परिभाषा उद्धृत कर रहे हैं, सेक्शन 3 में उसको देख लेंगे। एक ईयर होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। जो ईयर असेसमेंट ईयर से पहले होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, या ईयर प्रीवियस टू असेसमेंट ईयर, एक आम भाषा में अगर लिया जाए। और पर्टिकुलर परिभाषा इसकी सेक्शन 3 में भी दी हुई है। नाउ 34A, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पीसीसीआईटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको 117(1) में अपॉइंट किया गया हो। उसके बाद पीसीआईटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको 1171 में डिफाइन किया गया हो, अपॉइंट किया गया हो। पीडीआईटी भी वो व्यक्ति है जो कि 1171 में अपॉइंट किया गया हो। नाउ पीडीजीआईटी भी एक व्यक्ति है जिसको कि 1171 में डिफाइन किया गया, अपॉइंट किया गया हो। Now we come to 235, प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर शब्द का इस्तेमाल अगर किसी लोकल अथॉरिटी के रेफरेंस में, के संदर्भ में किया जाता है, या किसी कंपनी के संदर्भ में
प्रिंसिपल ऑफिसर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी और सरकारी पब्लिक बॉडी यानी सरकारी बॉडी या किसी सरकारी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या सरकारी ऑफ इंडिविजुअल्स के संदर्भ में अगर प्रिंसिपल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी का सेक्रेटरी, उसका ट्रेजरर, उसका मैनेजर या उसके अथॉरिटी का एजेंट, जिसको कि अथॉरिटी मिली हुई है एजेंट के रूप में उस संस्था की तरफ से काम करने की, या उस कंपनी की तरफ से या उस एओपी की तरफ से या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की तरफ से उसको ऑथराइज किया गया है प्रिंसिपल ऑफिसर बनने के लिए। तो ये सारे लोग जो हैं प्रिंसिपल ऑफिसर की परिभाषा में आ जाते हैं। खासतौर पे जहां हमको प्रोसिक्यूशन करना होता है वहां प्रिंसिपल ऑफिसर वर्ड का यूज किया गया है, तो वहां ये सब लोग अपने आप ही उसमें कवर हो जाते हैं, खासतौर पर टीडीएस के प्रावधानों के तहत। एनी पर्सन कनेक्टेड विद मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी, या वो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि प्रबंधन से या प्रशासन से कनेक्टेड हो, किसी भी लोकल अथॉरिटी, कंपनी, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के, जिसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने एक नोटिस सर्व किया है, upon whom the assessing officer has served the notice of his intention of treating him as a principal officer। उस असेसिंग ऑफिसर का ये मंशा है कि उसको प्रिंसिपल ऑफिसर मानेंगे, ऐसा अगर नोटिस सर्व किया है असेसिंग ऑफिसर ने एक्ट के प्रावधानों के तहत, और वो व्यक्ति अगर मैनेजमेंट से कनेक्टेड है या प्रशासन से कनेक्टेड है किसी भी अथॉरिटी, कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी यानी सरकारी संस्था के, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफिसर की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 236 पे। 236 में प्रोफेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है और ये कहा गया है कि प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, और आम भाषा में अगर देखा जाए प्रोफेशन वर्ड को चूंकि यहाँ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया गया है, तो वी हैव टू गेट द मीनिंग फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। व्यवसाय वो कार्य है जो आदमी इसलिए करता है कि उसको पैसा कमाना है, और दूसरा ये कि वो जो पैसा है वो काम के इवज में वो लेता है, अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के एवज में। तो अगर कोई व्यक्ति अपने काम के क्वालिटी और क्वांटिटी के एवज में पैसा ले रहा है और उससे अपनी जीविका चला रहा है, तो वो एक प्रोफेशन, एक व्यवसाय कर रहा है। और प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन वर्ड का मीनिंग वो कार्य है जो करने के लिए आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगता है, जिस कार्य को करने से आपको बहुत आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, मजा आता है। जैसे कहते हैं, दो ही हैड अ प्रोफेशन बट ही हैड नॉट फाउंड हिज वोकेशन। यानी वो काम तो करता था लेकिन उसको मजा नहीं आता था। यहां हम कहते हैं कि फाइनली ही फाउंड हिज वोकेशन इन हॉर्स राइडिंग, यानी आखिर में उसको वो काम करने को मिला या उस काम पे वो पहुंचा जिसमें उसको अच्छा लगता था। तो वोकेशन आदमी इसलिए करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उससे पैसा भी कमाए, लेकिन पैसा कमा भी सकता है, तो इसलिए वोकेशन को भी प्रोफेशन में शामिल किया गया। नाउ 36 से public sector company means any corporation which is established by or under any central, state or provincial act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act। पब्लिक सेक्टर कंपनी एक वो कंपनी है या वो कॉर्पोरेशन है जिसका की स्थापना किसी भी केंद्र, राज्य या इकाई के एक्ट के तहत, प्रोविंस के एक्ट के तहत, जिसका
जिसकी स्थापना की गई है, या कोई सरकारी कंपनी है जिसको कि सेक्शन 617 के तहत सरकारी कंपनी कहा जाता है, कंपनीज एक्ट 1956 की, तो ये दोनों कंपनी जो है, चाहे वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो जिसका की गठन सेक्शन 617 के तहत किया गया है, या फिर जिसका किसी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत गठन किया गया है, ये दोनों तरह की कंपनियां जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएंगी। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है, और जहां पे वो परिभाषित किया गया है उसी परिभाषा को पब्लिक सर्वेंट की इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से उद्धृत किया जाए। तो हम लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पे इंडियन पीनल कोड से आएंगे, सो दैट वी डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इसके पहले हम यहाँ के सेक्शंस कंप्लीट कर लें, सो दैट वी कैन शेयर अ डिफरेंट फाइल विद यू, और वहां से हम सेक्शन 21 फिर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है। नाउ सब सेक्शन 37A, यहाँ पर रेट या रेट्स इन फोर्स को डिफाइन किया जा रहा है इन रिलेशन टू एन असेसमेंट ईयर। जो रेट्स फोर्स में है किसी भी असेसमेंट ईयर या किसी फाइनेंशियल ईयर के संबंध में, उनको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है इन धाराओं के तहत 132, 172, 174, 175, 176, इन धाराओं के तहत अगर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है, या 192 धारा के तहत जो कि सैलरी के डिडक्शन की धारा है, कोई इनकम टैक्स डिडक्ट करना है इनकम चार्जेबल फ्रॉम द हेड सैलरीज में से, या आपको एडवांस टैक्स पेबल का कंप्यूटेशन करना है चैप्टर 17C के तहत, ऐसे केस में जो कि 115A से लेके 115E फॉल कर रहे हैं, या 164A और 167B के तहत फॉल कर रहे हैं, तो अगर ये सब आपको कैलकुलेशन करना है या जो कंप्यूटेशन करना है या डिडक्शन करना है इन धाराओं के तहत, तो जो रेट या रेट्स इस बिहाफ में, जैसे इस काम के लिए फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं, रेलेवेंट ईयर के फाइनेंस एक्ट में, यानी हर साल एक फाइनेंस एक्ट पास होता है, जैसा कि बजट में आपने देखा होगा फाइनेंस बिल पेश होता है, बाद में जब पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो उस फाइनेंस एक्ट में जो भी रेट्स इन ऊपर किए गए कार्यों के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और इसके अलावा आपको अगर 17C के तहत इन धाराओं में भी अगर एडवांस टैक्स को कंप्यूट करना है, तो जो रेट्स इस कारण से भी जो फाइनेंस एक्ट में किए गए हैं वो रेट्स या फोर्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर आपको इन धाराओं में टैक्स डिडक्ट करना है, TDS जिसको कहते हैं, तो जो रेट या रेट्स इस बिहाफ में फाइनेंस एक्ट में, रेलेवेंट ईयर के फाइनेंस एक्ट में, यानी उसी साल के फाइनेंस एक्ट में, सुसंगत साल के फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए, वो रेट इन फोर्स माने जाएंगे। और अगर आपको इन धाराओं के तहत डिडक्शन करना है, TDS काटना है, तो जो रेट उनके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं फाइनेंस एक्ट में ऑफ द रेलेवेंट ईयर, या जो रेट या रेट्स इन फोर्स हैं जो किसी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किए गए हों, जो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जैसे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट वगैरह बोलते हैं, सेक्शन 90A में या 90 और या फिर 90A में जो एग्रीमेंट केंद्र सरकार ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट किया और उसमें कोई रेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं, वो रेट्स भी रेट्स या रेट्स इन फोर्स कहलाते हैं। तो रेट या रेट इन फोर्स जो है उसकी जो सुसंगति है वो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, TDS के रेट को अलग अलग पर्पज से कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग धाराओं के तहत काम आती है, और वो सब धारा यहाँ मेंशन है।
इसके बाद 238 आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब है एक ऐसा प्रोविडेंट फंड which has been and continues to be recognized by the PCCIT or the CCIT or the PCIT or the CIT in accordance with the rules contained in Part A of the fourth schedule. फोर्थ शेड्यूल के पार्ट ए में जो रूल्स हैं, और शायद इसकी परिभाषा को हमको सुपर इनोवेशन फंड जहां परिभाषा लिखी हुई है वहीं पर रखना चाहिए। तो जिन फंड को रिकॉग्नाइज किया गया है इन अथॉरिटीज के द्वारा, रूल्स के तहत जो कि पार्ट ए या फोर्थ शेड्यूल के इनकम टैक्स के फोर्थ शेड्यूल के पार्ट ए में मेंशन्ड है, और इसमें वो प्रोविडेंट फंड भी शामिल है जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंतर्गत किसी स्कीम जो स्कीम फ्रेम की गई हो उसके तहत स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं सब सेक्शन 40 पे। सब सेक्शन 40 में कहा जा रहा है रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट का मतलब है असेसमेंट जिसको कि 143 सेक्शन के सब सेक्शन 3 के तहत किया गया हो या फिर सेक्शन 144 के तहत किया गया हो। सेक्शन 44 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है जब असेसी कोऑपरेट नहीं करता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 147 या 148 का जिक्र नहीं है, यानी जो रीअसेसमेंट है या इनकम के एस्केप होने पर जो रीअसेसमेंट है उसको रेगुलर असेसमेंट नहीं कहा जाता है, वो रेगुलर असेसमेंट नहीं होता। अब आते हैं रिलेटिव वर्ड के डेफिनेशन। रिलेटिव वर्ड 241 में डिफाइन किया जा रहा है इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के रिलेशन में रिलेटिव का मतलब होता है उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसका ब्रदर या सिस्टर, और एनी लीनियल डिसेंडेंट और असेंडेंट। लीनियल यानी कि उस लाइन में, उसके लाइन में, जैसे आपके पिता के पिता के पिता या आपके बच्चे के बच्चे का बच्चा, ये लाइन में है। असेंडेंट और असेंडेंट मतलब ऊपर जाने वाली लाइन, और डिसेंडेंट मतलब नीचे उतरने वाली लाइन में। आपकी माता के पिता, आपकी माता के माता, ये सब लीनियल असेंडेंट है। और आपके लड़की का लड़का या लड़की की लड़की का लड़का, ये सब लाइन में डिसेंडेंट है। तो आपके लाइन में जो भी असेंडेंट या डिसेंडेंट हो वो सारे आपके रिलेटिव हैं इनकम टैक्स के परिभाषा के अंतर्गत, और आपके वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और हस्बैंड। नाउ रिजल्टिंग कंपनी 41A में कहा गया रिजल्टिंग कंपनी मींस वन और मोर कंपनीज इंक्लूडिंग अ होली ओन्ड सब्सिडियरी देयरऑफ, जिसमें वो कंपनी ही नहीं, उनकी जो अगर 100% ओनरशिप में कोई सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी मतलब उनके अंतर्गत आने वाली, जिसके 100% ओनरशिप किसी और कंपनी की अगर उस कंपनी के पास है तो वो उसकी सब्सिडियरी मानी जाएगी वो कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसमें उनके सब्सिडियरी भी इंक्लूडेड है, जिसको कि कोई अंडरटेकिंग डीमर्ज कंपनी की ट्रांसफर कर दी जाती है एक डीमर्जर में, या फिर वो रिजल्टिंग कंपनी in consideration of such transfer of undertaking issues the shares to shareholders, और वो जो रिजल्टिंग कंपनी है उस अंडरटेकिंग के ट्रांसफर के इवज में, उस अंडरटेकिंग के ट्रांसफर के पेमेंट के रूप में इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देती है डीमर्ज कंपनी की। डीमर्ज कंपनी यानी जो डीमर्ज होने वाली कंपनी, and it includes any authority or body or local authority or public sector company or a company established, constituted and formed as a result of the demerger। और इसमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं जो डीमर्जर के रिजल्ट में बनती हैं, जैसे कभी कभी कंपलसरी एक्विजिशन भी होता है या गवर्नमेंट किसी कंपनी को खरीद लेती है या डीमर्जर की वजह से कोई कंपनी स्थापित होती है, तो वो सारी सरकारी कंपनियां भी इसमें रिजल्टिंग कंपनी की परिभाषा में शामिल है।
नाउ 242 में रेसिडेंट वर्ड के लिए कहा गया कि रेसिडेंट वर्ड का मतलब है कि मीन्स अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। ऊपर जो डेफिनेशन थी वो नॉन रेसिडेंट की थी, जहां हमने देखा था कि नॉन रेसिडेंट वो वर्ड है जो वो व्यक्ति है जो कि रेसिडेंट नहीं है, या कुछ धाराओं के तहत अगर देखा जाए तो वहां नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी जो है वो भी नॉन रेजिडेंट है। और यहाँ रेसिडेंट की परिभाषा में कहा जा रहा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडिया में रेसिडेंट है सेक्शन 6 के मीनिंग के विद इन। अब आते हैं 42 के, जिसमें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इस प्रकार से रेसिडेंट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले सेक्शन में हम रेसिडेंट को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब होता है एक ऐसा कैपिटल एसेट एसएससी के द्वारा होल्ड किया जा रहा हो 36 महीनों से ज्यादा नहीं, यानी 36 महीनों तक के लिए जो कैपिटल एसेट एसएससी के द्वारा होल्ड किया गया है वो शॉर्ट टर्म, कम अवधि का, छोटी अवधि का कैपिटल एसेट है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। उस एसेट के ट्रांसफर की तारीख से जस्ट पहले अगर 36 महीनों से कम वो होल्ड किया गया था उस एसएससी के द्वारा, तो उस एसएससी के संदर्भ में वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए सिक्योरिटी अदर देन ए यूनिट लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज, बशर्ते कि अगर कोई सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी वर्ड का डेफिनेशन सिक्योरिटीज कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है। इन द केस ऑफ ए सिक्योरिटी listed in a recognized stock exchange of India or a unit of the Unit Trust of India, Unit Trust of India जिसका स्थापना Unit Trust of India एक्ट के तहत 1963 में की गई है, 1963 के एक्ट के तहत की गई है। अगर उसका कोई यूनिट हो या कोई सिक्योरिटी हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड का कोई यूनिट है, यूनिट मतलब शेयर टाइप का इकाई जो बोलते हैं, जो इशू करते हैं पैसे के एवज में, या कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन इसके बाद आएगी। तो ऐसी सिक्योरिटी जो है के संदर्भ में जो इस क्लॉज के प्रोविजंस हैं उसमें 36 महीने की जगह पर हम 12 महीने पढ़ेंगे। यानी अगर कोई सिक्योरिटी है, यूनिट है, या यूनिट ट्रस्ट का इंडिया का यूनिट है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, या कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इनको अगर कोई व्यक्ति 12 महीने से भी 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए अपने पास रख लेता है, सॉरी 12 महीने से ज्यादा के लिए अपने पास रख लेता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। अगर वो 12 महीने या उससे कम तक अपने पास इन सिक्योरिटीज को रखता है तो वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा। Provided further that in the case of a share of a company not being a share listed in the recognized stock exchange, और फर्दर शर्त ये रखी गई है कि अगर कोई ऐसा शेयर है ऐसी कंपनी का जिसका कि लिस्टेड नहीं है शेयर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर कोई म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट है जो म्यूचुअल फंड का स्पेसिफिकेशन या उसको स्पेसिफाई किया गया है, उसका वर्णन किया गया है सेक्शन 1023D के तहत, जिसको ट्रांसफर किया जाता है 14 और 10 जुलाई 14 के बीच में। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन था जहां पर शेयर को भी 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म मान लिया गया था, या किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट को भी 12 महीने के बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मान लिया गया था। Provided also that in the case of a share of a company, in the case of a share of a company not being a share listed in a recognized stock exchange, अगर कोई ऐसी कंपनी का शेयर है जो कि लिस्टेड नहीं है शेयर किसी भी एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, या दोनों, तो
36 महीने की जगह हम 24 महीने पढ़ेंगे, यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के का जो ओनरशिप है वो 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। और कोई अगर ऐसा शेयर है जो कि लिस्टेड नहीं है, वो 14 में तो 12 महीने बाद ही मान लिया जाता था, लेकिन अब वो 24 महीने बाद ही उसको लॉन्ग टर्म मान सकते हैं, जबकि दूसरे शेयर जो लिस्टेड है उनको 12 ही महीने बाद लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानने से फायदा ये होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कुछ बेनिफिट दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत। एक्सप्लेनेशन वन ये कहता है, इन डिटरमिनिंग द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी, क्योंकि यहाँ पर पीरियड का सवाल है ना कि कितने पीरियड तक उसके पास रहा वो कैपिटल एसेट, उसको तय करने के लिए कि कितने पीरियड तक वो कैपिटल एसेट उसके पास रहा था, वो ऐसे तय किया जाएगा कि अगर वो शेयर है ऐसी कंपनी का जो कि लिक्विडेशन में जा रही है, जो लिक्विडेशन में है, तो उसमें लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे हम। लिक्विडेशन हो जाने के, लिक्विडेशन में निकल चले जाने के पीरियड के बाद का जो पीरियड है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। In the case of a capital asset which becomes the property of the SSC in the circumstances mentioned in subsection 1 of section 49, they shall be included the period for which the asset was held by the previous owner referred to in the said section. तो 49(1) सबसेक्शन में जहां पर प्रॉपर्टी किसी के पास आती है, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह से भी आती है, तो प्रीवियस ओनर जो है, जो पहले उसका ओनर था, उसके पास वो एसेट भी रखा हुआ था। तो जब उसके पास रखा हुआ था तो वो जो एसेट था, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस से आया है और उस एसेट को अगर आप बेच देते हैं, तो ये पता लगाने के लिए वो कैपिटल एसेट कब तक के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था, तो ये मानना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ओनर के पास भी जो वो एसेट था, कैपिटल एसेट था, उसका पीरियड भी शामिल कर लेना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इसी तरह से इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट रेफर टू इन क्लॉज 6A of section 28, the period shall be reckoned from the date of its conversion or treatment. जहां पर किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस डेट से, जब से वो कन्वर्ट हुआ, वहां से माना जाएगा कि वो होल्ड कर लिया गया था आपके द्वारा। द पीरियड शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, या जैसे स्टॉक इन ट्रेड से वापस वो कैपिटल एसेट पे ट्रीट हो गया, तो जब वो कन्वर्ट हो गया कैपिटल एसेट में, तो तब से वो एक कैपिटल एसेट का पीरियड जो है तब से काउंट होगा। इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि किसी इंडियन कंपनी का शेयर है, जो कि एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाती है, विच बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इन कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफर रेफर टू इन क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 सबसेक्शन या क्लॉज 7 के तहत जो ट्रांसफर मेंशन है, उसके तहत अगर एसएससी के पास कोई शेयर आ जाता है, then there shall be included in the period for which the share or shares in the amalgamating company were held by the SSC. तो अगर वो शेयर पहले अमेलगमेटिंग कंपनी में था और अब वो शेयर जो है अमेलगमेटेड कंपनी का शेयर हो गया है, जैसा कि 47(7) में वर्णन है अमेलगमेशन का, और उसकी वजह से इस अमेलगमेशन के कारण इस नई जो अमेलगमेटेड कंपनी है उसका शेयर उसके पास आ जाता है, या रिजल्टिंग कंपनी का शेयर उसके पास आ जाता है, तो उस केस में वो पीरियड भी शामिल करना होगा जब वो अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर उसके पास था।
अब in the case of a capital asset being a share or any other security, hereafter in this clause referred to as the financial asset. अगर ऐसा कोई एसेट हो जो कि शेयर हो या फिर सिक्योरिटी भी हो सकती है, तो सिक्योरिटी वर्ड ऊपर डिफाइन किया गया, जो एसएससी ने सब्सक्राइब किया था राइट इशू के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द राइट टू सब्सक्राइब टू सच फाइनेंशियल एसेट। कई कंपनियां राइट इशू निकालती हैं, तो राइट्स की वजह से जो पहले शेयर्स आपके पास ऑलरेडी ओनरशिप में है, उसकी वजह से आपको राइट मिल जाता है कि आप फर्दर शेयर्स भी सब्सक्राइब करें। तो उस राइट की वजह से एसएससी अगर कोई सब्सक्राइब करता है ऐसे शेयर को या ऐसे फाइनेंशियल एसेट को, और सब्सक्राइब टू बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एसएससी हैज रिनाउंस्ड द राइट, या एसएससी ने अपने राइट को रिनाउंस कर दिया था राइट इशू लेने का किसी और के फेवर में, उस व्यक्ति को अगर वो सब्सक्राइब कर दिया जाता है, तो जो पीरियड है होल्डिंग पीरियड शैल बी रेकन्ड, वो माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट सच फाइनेंशियल एसेट, उस एसेट का जो कि राइट्स के बेसिस पे अलॉट किया गया है, जिस डेट में अलॉटमेंट हुआ था उस डेट से वो होल्डिंग मानी जाएगी। एंड इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग द राइट टू सब्सक्राइब टू एनी financial asset which is renounced in favor of any other person, the period shall be reckoned from the date of the offer of such right, या कोई भी और अगर दूसरा फाइनेंशियल एसेट है, जैसे एनी फाइनेंशियल एसेट जो कि जिसका वर्णन डी में नहीं है, इन द केस ऑफ a capital asset being the right to subscribe to any financial asset जिसका रेनाउंसमेंट कर दिया गया था, यानी जिसका त्याग कर दिया गया था किसी और पर्सन के फेवर में, तो ये पीरियड जो है ये माना जाएगा डेट ऑफ ऑफर से। तो कोई और फाइनेंशियल एसेट है जो कि शेयर या सिक्योरिटी नहीं है, तो वहां पे जो भी ऑफर का डेट था, ऐसे राइट के ऑफर का जो डेट था, जो कंपनी या संस्था ने जो ऑफर दिया था, वो जो ऑफर का डेट था, उस ऑफर के डेट से वो रिनाउंसमेंट के केस में, या वो रिनाउंस कर देता व्यक्ति, कहता हम नहीं लेंगे, तो दूसरा व्यक्ति को मिल जाता है, तो रिनाउंसमेंट के डेट से ही वो फाइनेंशियल एसेट की होल्डिंग उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसके फेवर में वो रिनाउंस कर दिया गया। एंड इन द केस ऑफ a capital asset being a financial asset allotted without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, और अगर कोई कैपिटल एसेट जो कि फाइनेंशियल एसेट है यानी सिक्योरिटी भी हो सकती है, वो इसलिए अलॉट किया गया है कि फाइनेंशियल एसेट चाहे वो शेयर हो चाहे सिक्योरिटी हो, वो इसलिए अलॉट किया गया है जिसके एवज में कोई पेमेंट नहीं दिया गया, और वो दूसरे किसी फाइनेंशियल एसेट के होल्डिंग के में किया गया है। मतलब ये उनके लिए है जो कि डी में मेंशन नहीं है, डी में शेयर या सिक्योरिटी मेंशन है, उसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स है तो वो अगर बिना किसी पेमेंट के अलॉट किए जा रहे हैं, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से उसकी होल्डिंग मानी जाएगी। रिनाउंसमेंट के केस में डेट ऑफ ऑफर से माना जाएगा। एंड इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और शेयर्स इन इंडियन कंपनी, और अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, खासतौर पे भारतीय कंपनी के शेयर्स हैं, विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी इन कंसिडरेशन ऑफ अ डीमर्जर, जो कि डीमर्जर की वजह से एसएससी की प्रॉपर्टी बन जा रही, there shall be included the period for which the share or shares held in the demerged company were held by the SSC। तो वो पीरियड भी शामिल करना होगा जब डीमर्ज कंपनी के शेयर्स एसएससी द्वारा होल्ड किए जा रहे थे। और अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि ट्रेडिंग या क्लियरिंग राइट है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग राइट या क्लियरिंग राइट जैसा कि शेयर ब्रोकर्स के पास होते हैं या दूसरी कंपनीज के पास होते हैं, जो क्लियरेंस, जो शेयर क्लियरेंस का काम करते हैं। क्लियरेंस का काम मतलब जो एडजस्टमेंट होते हैं, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट्स,
कौन सा शेयर किसको मिलेगा, कितने शेयर को मिलेंगे परचेज सेल के बाद। जैसे बैंक में कैश की क्लियरिंग होती है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में भी क्लियरिंग होती है। तो ट्रेडिंग या क्लियरिंग राइट अगर कोई एक्वायर कर लेता है पर्सन, क्योंकि डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया था किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज जैसी कंपनी बना तो उसका डीम्यूचुअलाइजेशन हो गया या उसको कंपनी को कॉर्पोरेटाइजेशन उसका हो गया, तो उस स्टॉक एक्सचेंज में जो क्लियरिंग का काम होता था या जो ट्रेडिंग का काम होता था, उसके राइट्स को जिसको भी दिया गया और जो पर्सन ने उस राइट को अक्वायर कर लिया, जैसा कि 47(13) में मेंशन्ड है, there shall be included the period for which the person was a member of the recognized stock exchange. तो वो व्यक्ति उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का अगर पहले मेंबर था, डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले, तो वो पीरियड भी उसमें शामिल माना जाएगा। And in the case of a capital asset, being equity share or shares in a company allotted pursuant to demutualization or corporatization of a recognized stock exchange, जैसा कि 47(13) में मेंशन्ड है, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज का डीम्यूचुअलाइजेशन हो जाता है या कोई कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है, तो जो इक्विटी शेयर्स या शेयर्स हैं किसी कंपनी में, वो अगर किसी को अलॉट होते हैं उस डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से या उस कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से, उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ तो कंपनी बन गई, अब कंपनी को तो शेयर किसी को अलॉट करने हैं ना, तो जो शेयर्स अलॉट हो गए किसी को, तो उस केस में वो पीरियड भी शामिल होगा जब वो मेंबर, जो पर्सन जो था, वो उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन के होने से पहले, तो वो मेंबरशिप का पीरियड भी उस शेयर के होल्डिंग में शामिल होगा, ये बताने के लिए कि भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था। अब आते हैं एचबी पर। इन केस ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है या कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स है। स्वेट इक्विटी शेयर्स की परिभाषा यह है कि यदि किसी पर्सन के पास कोई कंपनी पे काम कर रहा है और उसने अपनी मेहनत से कोई नई चीज बनाई है और उसका पेटेंट या उसका राइट वो व्यक्ति कंपनी को यूज करने देता है, तो उसके लिए कंपनी उसको कोई शेयर्स अलॉट कर देती है उसके इवज में, उसके पेमेंट के स्वरूप। तो उसकी मेहनत के लिए, उसके स्वेट के लिए, जिस मेहनत का काम, जिस मेहनत का फायदा कंपनी उठा रही है, उसने कोई मेहनत की थी अपने लेवल पे और उसने कोई नई चीज इजाद की थी मान लीजिए, और कंपनी उसका फायदा लेना चाहती है, तो ये इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए कंपनियां इक्विटीज इशू कर देती हैं ऐसे अपने एम्प्लॉइज को जो कि नया काम कुछ करके दिखाते हैं। तो ऐसे शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। तो अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब है कि इसको खासतौर पे मेंशन किया गया है कि ये एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है इस पर्पज के लिए, या कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स है जिनको अलॉट किया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी पेमेंट के या कंसेशनल रेट पे दिया जा रहा है अपने एम्प्लॉइज को, और ये काम फॉर्मर एम्प्लॉइज को भी किया जा सकता है जो पहले रह चुके एम्प्लॉइज। The period shall be reckoned from the date of allotment or transfer of such specified security or sweat equity shares. हमको ये पता लगाना है कि डेट ऑफ अलॉटमेंट कब हुआ था, सॉरी, हमको पता लगाना है कि जो पीरियड था होल्डिंग का वो कब शुरू हुआ था। तो उस पीरियड को हम उस डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं या उस डेट ऑफ ट्रांसफर से लेते हैं जब उन स्वेट इक्विटी शेयर्स को या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को उनको ट्रांसफर किया गया या अलॉट किया गया। एचसी में एक आ गया इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट जो कि एक बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट है, और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स जिनका अलॉटमेंट शेयर्स के ट्रांसफर के परसुएंस में किया जा रहा है, जिसका मेंशन 47(17) में भी है, तो वो पीरियड भी शामिल होगा
जब वो एसएससी उन शेयर्स को फॉर विच उस पीरियड में वो पीरियड शामिल होगा जब वो शेयर्स एसएससी ने होल्ड किए हैं, जब से जब तक। बिजनेस ट्रस्ट की डेफिनेशन ऊपर दी जा चुकी है। इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग ए यूनिट और यूनिट्स, अगर वो कैपिटल एसेट यूनिट है, यूनिट्स हैं, जो कि कंपनी की, जो कि किसी एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, जो 47 जैसे 18 में मेंशन्ड है, तो उसमें वो पीरियड भी शामिल होगा फॉर विच द यूनिट और यूनिट्स इन द कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड की जो कंसोलिडेटिंग स्कीम है, उसके तहत अगर वो एसएससी ने होल्ड करके रखा था शेयर अपने पास इस पीरियड के लिए, वो यूनिट, सॉरी, वो यूनिट जो होल्ड किया हुआ था एसएससी ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन की स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उसका मेंशन 47(18) में भी किया गया है, तो वो जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी शामिल होगी। इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स और शेयर्स ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसका एक्विजिशन किसी नॉन रेजिडेंट एसएससी ने कर लिया है, दिस इज एक्वायर्ड बाय नॉन एसएससी ऑन रिडेम्पशन ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जैसे ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स रिडीम होती है उस कंपनी की और उसका एक्विजिशन कोई नॉन रेजिडेंट एसएससी कर लेता है, जिसका जिस का मेंशन 115AC 1B में भी है, the period shall be reckoned from the date on which a request for such redemption was made. तो जिस तारीख में वो रिडेम्पशन करने का रिक्वेस्ट किया गया एसएससी के द्वारा, और उस रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट जो किया गया, तो जो टेक ओवर कर रहा है उस कंपनी को, वो रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट करता है जो शेयर होल्डर को, तो जैसे ही वो रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट करता है, वहां से उस नॉन रेजिडेंट एसएससी के हाथ में वो शेयर की होल्डिंग मान ली जाएगी। Now, in the case of a capital asset being equity shares in the company, it becomes the property of the SSC in consideration of transfer mentioned in 47(XB). They shall be included in the period for which the preference shares were held by the SSC. जहां पर कोई प्रेफरेंस शेयर्स एसएससी होल्ड कर रहा था, उनका ट्रांसफर होता है, तो वो सारा पीरियड शामिल होगा जब वो प्रेफरेंस शेयर्स उसने होल्ड कर रखे थे और बाद में वो प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में वाले कन्वर्ट कर दिए गए, तो वो प्रेफरेंस शेयर जब से होल्ड कर रखे थे वो पीरियड भी शामिल होगा। In the case of a capital asset being unit or units, it becomes the property of the SSC in consideration of a transfer mentioned in 47(19). There shall be included the period for which the unit or units in the consolidating plan of a mutual fund scheme were held by the SSC. अगर कोई कैपिटल एसेट जो यूनिट्स हैं ट्रांसफर किए जाते हैं, जो एसएससी के प्रॉपर्टी बन जाते हैं, क्योंकि 47(19) में कंसोलिडेटिंग प्लान का जो मेंशन किया गया है, तो उसमें वो पीरियड भी शामिल किया जाएगा जब वो एसएससी जो था, कंसोलिडेटिंग प्लान था म्यूचुअल फंड का, उसमें वो यूनिट्स होल्ड करे हुए था, यानी पहले जो होल्ड करे यूनिट्स थे वो भी, उसका पीरियड भी माना जाएगा। देन 2 में कहा गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 1, अभी क्लॉज 1 चल रहा था, तो क्लॉज 1 के अलावा जो भी कैपिटल एसेट्स होंगे, तो उसके लिए जो पीरियड माना जाएगा शॉर्ट टर्म को डिसाइड करने के लिए, उसके लिए बोर्ड को रूल्स में पावर दे दिया गया है। बोर्ड भी ये डिसाइड कर सकता है कि कोई ऐसी अगर एसेट हो जिसका ऊपर वर्णन नहीं किया गया, उसमें बोर्ड डिसीजन ले सकता है। और सिक्योरिटी वर्ड का जो मीनिंग है वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से उद्धृत किया जा रहा है, और जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और जो स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्ड यूज किए गए यहाँ पे, उनका मीनिंग सेक्शन 115B 1D के एक्सप्लेनेशन से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, वो मीनिंग वही है। एक्सप्लेनेशन 4, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो यूज किया गया था, एक्सप्रेशन यानी कि क्लॉज जो यूज किया गया था, उसके यूनिट्स की बात की गई थी, यूनिट्स ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसका मीनिंग 112A क्लॉज ए से उद्धृत किया जा रहा है। उसके बाद 42B में कहा गया है
कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो गेन है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज होता है। 42C में स्लम्प सेल को डिफाइन किया गया है। स्लम्प सेल का मतलब है एक या दूसरे से ज्यादा अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर देना एक लमसम कंसिडरेशन के लिए, लमसम कंसिडरेशन की मोटी मोटी राशि के लिए, विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन सच सेल्स, जिसमें प्रत्येक एसेट या प्रत्येक लायबिलिटी जो है उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया गया, लेकिन कुल मिला के एक मोटी मोटी राशि, एक लमसम कंसिडरेशन लेके एक पूरी अंडरटेकिंग या उससे ज्यादा अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे उसको स्लम्प सेल कहते हैं। नॉर्मली ये डिस्ट्रेस सेल होते हैं, जब अचानक कोई चीज बेचनी होती है तो एक एक एसेट या लायबिलिटी के लिए कोई प्राइस सेट नहीं किया जा सकता, तो वो स्लम्प सेल कहलाता है। एक्सप्रेशन 1 में कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग वर्ड का मीनिंग वही है जो 19A में डबल ए एक्सप्रेशन 1 में ऊपर हमने लिया था। एक्सप्रेशन 2 में कहा जा रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby declared that the determination of the value of an asset or liability for the sole purpose of payment of stamp duty, registration fee or other similar fees shall not be regarded as an assignment of values to individual assets or liabilities। तो क्या होता है कि अगर ट्रांसफर कर रहे हैं अंडरटेकिंग को, और अंडरटेकिंग को ट्रांसफर करने के लिए उनको रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, स्टैम्प ड्यूटी के पर्पस से अगर हमने एसेट या लायबिलिटी को वैल्यू किया था, तो वो जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन को इस पर्पस से नहीं माना जाएगा कि हमने कोई वैल्यूज असाइन कर दी थी इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज को, और उसको फिर भी स्लम सेल ही माना जाएगा। नाउ टैक्स की परिभाषा की हुई है। टैक्स का मतलब है 1965 के 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स किसी भी एसेट के लिए टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स विच इज चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रिलेशन टू एनी अदर असेसमेंट ईयर, और किसी और साल के लिए अगर देखा जाए जो 65 से पहले के साल है तो तब सुपर टैक्स भी चलता था, तो इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट प्रायर टू द असेसमेंट डेट एंड इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन 2006 1 अप्रैल के बाद के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी अगर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पेबल था तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी टैक्स की परिभाषा में शामिल किया गया है। नाउ टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट, टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट का मतलब है टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट जो कि ग्रांट किया जाता है किसी व्यक्ति को चैप्टर 22B के तहत, और या फिर उसके तहत कोई भी अगर स्कीम लाई जाती है उसके तहत। टैक्स रिकवरी ऑफिसर वो है, और वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो में भी ऑथराइज्ड, जिसको अधिकृत किया जा सकता है by the PCCIT or the CCIT or the PCIT or the CIT by general or special order। by general order से भी ऑथराइज किया जा सकता है, स्पेशल ऑर्डर से भी ऑथराइज किया जा सकता है, ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। to exercise the powers of a TRO and also to exercise or perform such powers and functions which are conferred on or assigned to an assessing officer, और उसको ये भी पावर्स या फंक्शंस एक्सरसाइज करने का पावर कन्फर किया गया हो कि वो एक असेसिंग ऑफिसर के पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकता हो अंडर दिस एक्ट एंड विच में बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब पावर्स वो असेसिंग ऑफिसर के भी कर सकता हो, और टीआरओ के पावर्स भी वो एक्सरसाइज कर सकता हो। इस तरह का अगर ऑथराइजेशन किया जाता है किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए तो उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर इस एक्ट के पर्पज से माना जाएगा। तो टोटल इनकम वर्ड को डिफाइन किया गया। टोटल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, जिसका की रेफरेंस सेक्शन 5 से में है, यानी सेक्शन 5 की जो परिभाषा है टोटल इनकम की, उसको यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है। अब बात करें 47 पे, ट्रांसफर की डेफिनेशन है। कैपिटल एसेट के रिलेशन में जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो ट्रांसफर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट।
उस एसेट का बिक्री, उसका अदला बदली या उसका परित्याग। नंबर 2, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन, उस एसेट्स में कोई भी अधिकारों का बुझ जाना, इस प्रकार से खत्म हो जाना राइट्स का। तीसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन, जो मैंडेटरी जबरदस्ती एक्विजिशन किया जाता है किसी भी लॉ के तहत। 4, in a case where the asset is converted by the owner thereof into or treated by him as a stock in trade, अगर कोई एसेट का ओनर उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता है या उसको मान लेता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी जिस माल की उसको बिक्री करनी है अपने बिजनेस के लिए, जो बिजनेस उसके द्वारा चलाया जा रहा है, कैरिड ऑन बाय हिम, ऐसा कन्वर्जन या ऐसा ट्रीटमेंट भी ट्रांसफर माना जाता है। द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जब मैच्योर हो जाता है या रिडीम किया जाता है, उसको भी ट्रांसफर माना जाता है। And any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act. Transfer of Property Act में section 53A ये कहता है यदि कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को खरीदता है और एग्रीमेंट में दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस का अनुपालन वो पूरी तरह से कर रहा है और उस प्रॉपर्टी का उसको पोजेशन भी मिल चुका है, तो उस प्रॉपर्टी से उसको हटाया नहीं जा सकता। तो एक तरह से वो उस प्रॉपर्टी का काबिज हो जाता है। ये प्रावधान सेक्शन 53A में किया गया है। तो जहां पर भी 53 के ए के द्वारा पार्ट परफॉर्मेंस जो कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट का, यानी एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस किया जा रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, और उसके तहत अगर पोजीशन ले लिया गया है तो वो पोजीशन लेना भी एक ट्रांसफर माना जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। और उसके बाद एनी ट्रांजैक्शन which whether by way of becoming a member of or acquiring the shares in a cooperative society, company or other association of persons, or by way of any agreement or any arrangement or any other manner whatsoever, यदि कोई व्यक्ति मेंबर बनता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का या शेयर्स अक्वायर करता है किसी कंपनी में या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में, या कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट या अरेंजमेंट में शामिल होता है, तो किसी तरह का कोई भी अरेंजमेंट हो जिसका असर ये हो, which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property, जिसका असर ये हो रहा है कि immovable property का enjoyment ट्रांसफर हो रहा है, उसका enjoyment enable हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती हैं जिसका कि हम मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वो जो मेंबर बनने को भी एक ट्रांसफर कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट के पर्पज से। Now explanation 1 ये कहता है, for the purpose of sub clause 5 and 6 immovable property shall have the same meaning as in 269 UAD। immovable property की डेफिनेशन को 269 UAD से इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद में आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। For the removal of doubts it is hereby clarified, ये बात स्पष्ट की जा रही है that transfer includes and shall be deemed to have always included disposing of or parting with or any interest therein, or creating any interest in any asset in any manner whatsoever, directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily, by way of an agreement which is entered into in India or outside India, or otherwise, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being effected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of the company registered or incorporated outside India। ये एक्सप्लेनेशन जो लाया गया है इसमें कहा गया है कि यदि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी जो है डिस्पोज ऑफ कर देती है या अलग कर देती है किसी एसेट को, या उस एसेट में अपने इंटरेस्ट को अलग कर देती है, डिस्पोज ऑफ कर देती है, या फिर कोई और इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है उसी एसेट में, किसी और का कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है, या किसी और की का कोई ओनरशिप क्रिएट कर देती है इस तरह से,
और किसी भी प्रकार से क्रिएट कर देती है, चाहे वो डायरेक्टली क्रिएट करा गया हो, चाहे इनडायरेक्टली क्रिएट किया गया हो इंटरेस्ट, चाहे पूर्णतया क्रिएट किया गया हो या शर्त लगा किया गया हो, चाहे स्वयं किया गया, सोच समझ के या बिना बिना खुद किया गया हो, किसी ने करवा लिया है, और ऐसा अगर किसी एग्रीमेंट के तहत किया जाता है, चाहे वो एग्रीमेंट इंडिया में बनाई गई हो, चाहे वो इंडिया के बाहर एग्रीमेंट बनाई गई हो, यानी कोई भी एसेट जो है उसका डिस्पोजल हो रहा है या पार्ट विथ हो रहा है या कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है किसी एसेट में किसी एग्रीमेंट के द्वारा, तो भले ही कोई भी ट्रांसफर ऑफ राइट्स हो गए हों और अदरवाइज, notwithstanding that such transfer of right has been characterized as being affected or dependent upon or flowing from the transfer of shares, भले ये कहा जा रहा है ये राइट है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो शेयर्स थे ये इंडिया से बाहर ट्रांसफर हुए थे, भले ये कहा जा रहा हो कि ये जो शेयर्स थे ये इंडिया से बाहर ट्रांसफर हुए थे या उसका ऐसे चरित्रीकरण किया जा रहा हो उस ट्रांजैक्शन का, ये कह के कि भाई वो जो शेयर्स कोई इंडिया से बाहर रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ है, जो कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड थी उसके शेयर्स को ट्रांसफर किया गया था और कॉन्सिक्वेंस में जो इंडिया में कोई एसेट है उसको पार्ट विथ किया जा रहा है, तो भी हम उसको ट्रांसफर के परिभाषा में ही मानेंगे, यानी हम उस पर टैक्स ले सकते हैं। तो ये खासतौर पर कोई मिसचिफ को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है, जैसे इंडिया से बाहर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर देती है जिसकी वजह से भारत में जो उसके एसेट्स हैं वो किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं और वो कहती कंपनी हम तो भैया इंडिया के बाहर हैं तो हम पे तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन लागू नहीं होगी, तो हम कोई कैपिटल गेन टैक्स देंगे नहीं। तो इस मिसचिफ को कर्व करने के लिए एक्सप्लेनेशन लाया गया। नाउ 248 जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी के द्वारा इशू किया गया हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के द्वारा इशू किया गया हो, जिसकी डेफिनेशन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या कंपनी के द्वारा, पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक के द्वारा इशू किया गया हो 2005 के बाद, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, और जिसके रिस्पेक्ट में नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी, यानी कोई पेमेंट या कोई बेनिफिट मैच्योरिटी से पहले या रिडेम्पशन से पहले प्राप्त नहीं होगा उस कंपनी से जिसने उसको इशू किया था, एंड which the central government may by notification the official gazette specify, या और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा और उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में स्पेसिफाई कर देती तो वो जीरो कूपन बॉन्ड कहलाएगा। आमतौर पे ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह शामिल नहीं होता है, इसका एक रिडेम्पशन पर प्राइस जरूर होता है और वो पहले से तय होता है कि इतने प्राइस रिडेम्पशन पे मिलेगा, और इसमें कूपन वर्ड को आप इंटरेस्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, अगर इसको जीरो कूपन बॉन्ड माना जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका नोटिफिकेशन करना जरूरी है, और ये बॉन्ड कोई भी कंपनी या शेड्यूल बैंक, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं इशू कर सकती, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई शेड्यूल बैंक कर सकता है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड भी कर सकता है, जो कि सेबी एक्ट के तहत बनाए गए हैं, और उस सेंस में वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। For the purposes of this clause, the expression scheduled bank shall have the meaning assigned to it in section 36. तो scheduled bank definition section 36 से यहाँ पे हम लोग borrow कर रहे हैं। So with this, there are a few more things. I think it will take about half class to cover those things, क्योंकि हमें कुछ rules cover करने हैं इसमें, जो कि बहुत ही important हैं समझने के लिए। और इसके अलावा सेक्शन 21 जो है इंडियन पीनल कोड का,
वो भी हमको इसमें कवर करना है. So we'll be doing that tomorrow. So the chapter 1 will be continued and completed tomorrow. And therefore, we come to the end of this class today because we have completed almost 90 minutes of the class. And therefore, we come to the end of this class and this session. The recording may please be stopped. Okay. So now I would like to request anyone who has any questions, he can ask those questions.